कोई बस्ती, कोई इलाका अगर उसका इतिहास 100, 200, 300 साल पुराना होता है तो उस इतिहास में बहुत सारी कहानियां बिखरी होती हैं और बहुत सारे किरदार बिखरे होते हैं जिसके बारे में जानना बहुत दिलचस्प होता है। उसी में एक किरदार जिसको मैंने सुना था, जिसके बारे में फिल्मों में भी, सुल्ताना डाकू। पता चला सुल्ताना डाकू का भी यहाँ से कोई रिश्ता है, तो सुल्ताना डाकू पे भी बात करेंगे। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने सुल्ताना डाकू का नाम सुना है, जो फिल्में देखते रहे 40-50 साल 35 साल पहले, मान सिंह, माधो सिंह, मोहर सिंह, सुल्ताना डाकू, और बाद के दिनों में और नाम जुड़े, लेकिन इन नामों से बहुत फिल्में बनी, सुनील दत्त जैसे अभिनेता और ये बहुत सारे। तो अब सुल्ताना डाकू के बारे में मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यहाँ से कोई रिश्ता उसका सुल्ताना डाकू का था। तो क्या रिश्ता था, थोड़ा आप बताइए। थोड़ा मैंने पढ़ा है लेकिन मैं चाहता हूँ लेखक की जुबान से, और कुछ आपको भी होगा तो आप जोड़िएगा। मुझे भी जब मैं इसमें तलाश रहा था, जैसा मैंने कहा कि मैं पूरा ढूंढ रहा था इस इतिहास, तो मेरे एक साथी हैं पुलिस के, उत्तराखंड पुलिस में हैं, अमित जी। उन्होंने कहा कि सर लास्ट डकैती तो सुल्ताना डाकू ने भवाली में डाली है। तब मैंने उस पर डालना चालू किया तो पता लगा कि बहुत ही एक महत्वपूर्ण किताब है, कन्फेशन ऑफ सुल्ताना डाकू, वो सर्राफ साहब की लिखी हुई है। तो वो फिर मैं उसको खरीदा तो पता लगा कि अंतिम डकैती उन्होंने अपनी ज़िंदगी की यहीं डाली, इसलिए अंतिम कहलाता हूँ। सुल्ताना के हिसाब से अंतिम नहीं थी, उसकी उम्र क्या थी जिस वक्त 1924 में फांसी हुई। 1924 में फांसी हुई, जब 24 साल का करीब था। अच्छा। तो 23 की बात है, ये जब डकैती डाली 23 साल का था, उसके लिए नहीं था। इम्पोर्टेंट ये है कि उसी कारण इसकी फिर रात में जो है सूचना हो गई और उसी सुबह पकड़ लिया गया। तो अंतिम इसलिए है कि भवाली की वो डकैती अंतिम डकैती। अच्छा, इसमें बड़ा दिलचस्प है, जैसे सुल्ताना डाकू के बारे में पढ़ रहा था, 1919 में वो वहां से नजीबाबाद के किले से 4-5 साल नजीबाबाद किले में आखिरी बार सैल्वेशन आर्मी के साथ थे वहां पे। और वहां उनके एडजुटेंट की हत्या हो गई। तो हत्या में बताया जाता है इनके साथी ने किया, लेकिन ये भी थे वहां। ये कहते हैं अपने कन्फेशन में सुल्ताना कि मैंने नहीं मारा, मेरे साथी ने मारा। तो एडजुटेंट की हत्या हो गई, तो फिर इन लोगों ने जब हत्या हो गई तो डर के मारे से भाग लिया। अच्छा, थोड़ी कहानी संक्षिप्त में बता दीजिए सुल्ताना डाकू की, नहीं सच जो आपने लिखा है। नहीं, बस इतनी कहानी है कि वहां से ये लोग भागे, वहां से एकदम बैकग्राउंड के साथ जो आपने बताया। नजीबाबाद में एक्चुअली सैल्वेशन आर्मी इसलिए थी कि ये भातू कम्युनिटी के थे, जो क्रिमिनल ट्राइब होती थी। तो पहले इनको सीआईडी, हमारा पुलिस में एक विभाग था जो इनको देखता था, कुछ जमीन वमीन दे करके इन लोगों को बसाता था। लेकिन बाद में हॉलिन साहब ने, एसटी हॉलिन साहब ने, जो तत्कालीन आईजी हैं, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि इनको फिर सैल्वेशन आर्मी के हवाले कर दिया गया कि वो ज़्यादा बेटर देखेंगे। और सैल्वेशन आर्मी जरा बताइए। हाँ, सैल्वेशन आर्मी क्रिश्चियन परंपरा में एक शब्द, वो आर्मी नहीं है, वो ज्यादातर धर्म प्रचारक हैं, पादरी हैं, कुछ मिशनरी स्पिरिट के लोग हैं, और लेकिन उसका गठन एक आर्मी, इसीलिए एडजुटेंट, इन्होंने एडजुटेंट शब्द कहा, आर्मी पैटर्न किया गया। वहाँ पर दुखियारों को रख करके और उन्हें प्रभु यीशु की शरण में ले जाने वाला कॉन्सेप्ट कि उनको एक धार्मिक शिक्षा भी देंगे और उन्हें बुरे से भले की तरफ ले जाए, अंधकार से प्रकाश की तरफ, ये उसका लक्ष्य है। तो उस तरह का एक ये नजीबाबाद में किला था जहां अंग्रेजों ने एक सैल्वेशन आर्मी का हेडक्वार्टर बनाया। और नजीबुल्दौला जो है, जो यहाँ पे दिल्ली के मुगल उसमें थे, सदर थे, तो उनको दिया गया था। ये रोहिला थे, रामपुर स्टेट के थे, तो इन लोगों को दिया गया था उस पोस्ट को। तो उन्होंने जो है फिर वहाँ पे अपना इनको रह रहे थे। नहीं, तो ये जो सुल्ताना डाकू का देख रहे हैं कि उसको पकड़ने की बहुत कोशिश उस समय अंग्रेजों के समय हुई और 300 पुलिस वालों का दस्ता बनाया गया। जिम कॉर्बेट की भूमिका थी उस समय, जो यहाँ स्थानीय पुलिस एसपी थे। वो थोड़ी कहानी बताए, लोगों को समझ में आए। नहीं, इसमें तो एक बढ़िया कहानी ये है कि जब वो वहाँ नजीबाबाद जेल में था तो उसके बाबा ने कहा कि तुमको कोई क्राइम करना चाहिए तब तुम्हारी शादी होगी। अच्छा, ये क्रिमिनल ट्राइब में ये होता है कि हम अपनी लड़की कैसे दे दें, पहले दिखाए ना कि हमको क्या कर लेगा, योग्यता दिखाएगा क्या है। तो फिर इसने क्राइम किया, ये दिल्ली गया तो वहाँ क्राउन जो है, वाइसराय का, वहाँ जो किंग का वो लोग आने वाले थे कुछ, तो उस पर इसने हाथ मारा, लेकिन वो हो नहीं पाया। तो रास्ते में ट्रेन पे इसने मारा, एक मंगलसूत्र ले आया और फिर इसके बाद इसकी पुतली से जो थी उसकी शादी हुई। पुतली बाई जो है, हाँ, सुल्ताना डाकू की पत्नी पुतली बाई, वो भी फिल्म। अच्छा, सुल्ताना डाकू पे फिल्में तो बनी है, मुझे अब नाम अभी याद नहीं आ रहा है, मेरे ख्याल से सुल्ताना के कैरेक्टर पे फिल्में बनी हैं 60 और 50-60 के दशक में। वाले पे भी किताब बन रही है। ये जो मुजफ्फरनगर वाले नवाब के नवाजुद्दीन के हैं, ये इसमें। तो अब इसमें जैसे बहुत कहानी है, थोड़ा विस्तार से आप बताइए। जैसे इसमें एक कहानी है कि उसको पकड़
पकड़ने के लिए जो जिम कॉर्बेट और पुलिस के उससे मिलजुल कर एक टीम बनी, दस्ता बना, फिर उसके बाद उसको कहीं किसी के घर पे बुलाया गया कि उसको अपने यहाँ बुलाओ, कोई बनिया था वो बुलाया गया, और उसके बाद कहा कि 1 किलोमीटर दूर पुलिस वाले थे छिपे हुए कि तुम नगाड़ा बजाना और तब हम धावा देंगे, और वहां सुल्ताना भाग गया चकमा देकर। इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं इस कहानी में। एक तो इनको पकड़ने के लिए विंडम साहब थे, यहाँ कमिश्नर थे कुमायूं के, हमारे मैं एसपी मिर्जापुर था तो वहाँ भी डीएम रहे हैं, तो बड़े पॉपुलर थे वो। तो विंडम साहब को शिकायत मिली कि बहुत क्राइम हो रहा है, सुल्ताना कर रहा है, तो उन्होंने गवर्नमेंट से कह करके एक स्पेशल फोर्स गठित किया 300 लोगों का, जिसमें फेडरिक यंग, जिसके एक डिप्टी एसपी एडिशनल एसपी रैंक के अधिकारी थे, तो उनको उसका हेड बनाया गया सुल्ताना को पकड़ने के लिए। एक तो ये था, तो और उसमें फिर जिम कॉर्बेट साहब भी जंगलों में ज्यादा रहते थे, उनको भी साथ लिया गया, और ये जो कन्फेशन लिखा गया किताब है, इसके जो पियर साहब थे ये लोग भी साथ रहते थे, तो 3-4 ये लोग साथ रहते थे और ग्रुप रहता था। तो जैसे जिस घटना का आप जिक्र कर रहे हैं, बात सही है कि वहाँ ये कहा गया कि इंफॉर्मेशन ये है कि तुम नगाड़ा बजा देना, उसको इनवाइट किया गया गैंग को कि वहाँ हम इनको पकड़ लेंगे। अब ये देखें, इम्पोर्टेंट ये है कि उसको पहले से सूचना हो गई कि मुझको वहाँ डकैती के लिए इसलिए इनवाइट किया जा रहा है, सूचना दी जा रही है कि मुझको पकड़ा जाएगा। तो उसने कहा कि चैलेंज किया कि मैं आऊँगा, आया, गाना जो फूल कुंवर गाना गा रही थी उसका गाना देखा, खाना खाया, खाली उसने कह दिया नगाड़ा नहीं बजेगा, क्योंकि वही चीज है जो जिससे 1 किलोमीटर दूर पता चल जाएगा। जब फूल कुंवर को लेके वो चला तब उसने कहा अब बजाओ नगाड़ा, और जब तक पुलिस आई नगाड़े की आवाज पे कि जैसे आ जाए तब तक तो एक अपने आप में बहुत चैलेंजिंग वो काम करता था कि अब बजाओ नगाड़ा, अब ऐसे बजेगा। तो एक तरह से किंवदंती भी, किस्से कहानियां भी बहुत, आधी हकीकत आधा फसाना भी सुल्ताना डाकू के बारे में रहा होगा। अरे फेडरिक यंग साहब जो था एक रॉबिन हुड हमारे यहाँ, नहीं, इनका चैप्टर का नाम ही है सर, ये जो जिम कॉर्बेट ने लिखा है अपना चैप्टर, वो रॉबिन हुड माय इंडिया में, माय इंडिया में रॉबिन हुड का ही लिखा है कि सुल्ताना रॉबिन हुड के नाम से ये चैप्टर लिखा गया है, और इसकी सुल्ताना से फेडरिक साहब की मुलाकात होती है। अब देखिए दोनों का साहस देखिए, दोनों को फेडरिक साहब भी 300 के फोर्स लेकर के थे और मिलने जा रहे हैं, तो कोई वो भी, और दोनों तरफ से अपने अपने आदमी लगा रखे हैं, दोनों तरफ से, और एक इतना बड़ा डकैत, तो दोनों मिलते हैं, दोनों बात करते हैं, और फिर दोनों सुरक्षित चले जाते हैं। कोई डील करने की कोशिश होगी सरेंडर के लिए, लेकिन मतलब ये कि कोई गोली नहीं चलती है ना, ये लोग भी बस सतर्क ही हैं दोनों पक्ष। जैसे आजकल वो इंडिया पाकिस्तान पे टॉप के बॉर्डर पे कारगिल पे है, कुछ चोटी पे वो बैठे हैं, उस चोटी पे बैठे हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे को खाली संभाले हुए हैं कि तुम हम पे फायर करोगे तो हम तुम पे फायर करेंगे, इसलिए सब शांत हैं। इस मुलाकात का एक प्रसंग जी बताइए, सुल्ताना के चरित्र पर भी रोशनी डालता है। इस मुलाकात के पहले एक बार जब यंग उसके लिए कॉम्बिंग कर रहे थे, तो सुल्ताना, यंग के बारे में बताइए। यंग जो था वो एडिशनल एसपी थे, जो इस पूरे उसके इंचार्ज थे, आईपी अफसर थे, ठीक है, हाँ। और सुल्ताना एक पेड़ पर बैठ करके अपने बंदूक में निशाना लगा करके और देख रहा था कि सामने से यंग आ रहे हैं और ये जिम कॉर्बेट आ रहे हैं, लेकिन उनके जद में थे, उसके बाद भी उसने मारा नहीं। तो जिस मुलाकात का जिक्र करते हैं उसमें सुल्ताना एक तरबूज लेके जाता है, उन्हें प्रेजेंट करता है और ये कहता है कि साहब आप थोड़ा सावधान रहा करिए, और बताता है कि जब आप उस दिन हमारे तलाश में आए थे तो आप एकदम मेरे निशाने पे थे, लेकिन चूंकि मिलने की बात थी और ये सारी बातें थी, इसलिए बख्श दिया, इसलिए मैंने आपको मारा नहीं। तो ये उसके चरित्र की आप एक और सर इसी वजह से सर ये लोग जो हैं, ये फेडरिक यंग साहब भी और ये जिम कॉर्बेट साहब भी बाद में इंटरेस्टेड थे कि इसको फांसी न दी जाए, क्योंकि इन लोगों के साथ उसने बड़ा मानवीय व्यवहार किया था, लेकिन वो फिर फांसी हुई तो गवर्नमेंट को लिखा, बड़ा कोशिश किया, गए मिले, फांसी ना हो। और दूसरा फिर उसके इसके सुल्ताना के बेटे को इन्होंने अपना यंग का नाम दिया अपना, और उसको इंग्लैंड भेजा, पढ़ाया लिखाया, वो ICS हुआ, पोस्टिंग हुई। अच्छा, डाकू सुल्ताना का बेटा, तो उसकी अगली पीढ़ी कहीं होगी? हाँ वो है लेकिन अब यंग के नाम से हो गई फांसी। अच्छा, यंग ने नाम दे दिया जो अधिकारी थे यहाँ, लेकिन फांसी हुई 1924 में, फांसी शायद इसी इलाके में हुई, हल्द्वानी में फांसी हुई सुल्ताना डाकू को, और डिस्ट्रिक्ट जज थे कोई रस्तोगी साहब, उन्होंने फांसी दी उस समय, सेशन जज थे, सेशन जज वही डिस्ट्रिक्ट। मुझे ये छोटा सा इसमें ये जरूर है कि इस कहानी में एक आप जानते होंगे वो उसमें भी थे, संसद टीवी, राज्यसभा टीवी में भी थे, श्री अरविंद जी ने एक बार टेलीफोन किया कि साहब मेरी सूचना के मुताबिक फांसी जो है आगरा जेल में हुई है, तो मैं थोड़ा सा इस पे हुआ कि इस कहानी में कहीं क्या मामला है।
तो मैंने जब बात किया तो सर जो बता रहे हैं यहाँ रामगढ़ में, तो यहाँ पता लगा कि नहीं साहब, यहाँ लोगों से मैंने बात की है तो ये पता लगा कि नहीं साहब नैनीताल जेल में ही जो है, हल्द्वानी जेल में ही हुआ है, और नैनीताल से कोर्ट से इनको फांसी, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर था, रस्तोगी साहब ने फांसी दी थी, ये फिर कंफर्म हुआ। अब देखिए उस समय में, अब तो वैसे डाकू होते नहीं है, होते भी होंगे तो दूसरे किस्म की डकैती होती है। अब तो डाकू हमारे आपके बीच शहर में भी कहीं हो सकता है, अलग अलग चोले में व्हाइट कॉलर वाले डाकू भी होते हैं। लेकिन तब जो बहुत सारे डाकुओं की कहानी जब माधो सिंह, मोहर सिंह, फला सिंह, ये सिंह, चंबल, भिंड, मुरैना सुनते हैं, उससे ये और पहले की 40 साल 30 साल पहले की बात है, तो उन डाकुओं की एक दूसरी छवि भी थी कि वो बड़े लोगों को, बनिया को, पैसे वालों को लूटते थे और गरीबों की शादी ब्याह या उस तरह का सामाजिक कार्य करते थे। इसके बारे में भी उस तरह की छवि थी। भवाली की डकैती में भी उसने यही किया, उसने लिखा कि यहाँ भवाली को, बनियाओं को लूटा जब उसने दुकानों से, तो उसने यहाँ पूरा अनाज जो है पूरा खोल दिया, सब लोग ले जाओ, लोग खूब जयकारा लगाते हुए यही लूटा और यही अनाज खोल दिया, यही बांट दिया, तो जयकारा लगा रहे थे लोग, लूट रहे थे कि सुल्ताना की जय हो। तो ये जयकारा यहाँ सुल्ताना का फोटो भी है कोई? हाँ है इसमें नहीं है शायद। नहीं सुल्ताना इसमें जैसे फिड्डी के आगे है एक फोटो, एक सुल्ताना को पकड़ने के दौरान भोजन करते, लेकिन है कहीं फोटो। अच्छा चलिए, अब बारिश बूंदाबांदी शुरू हो गई है। इसमें जो जिम कॉर्बेट की जो किताब है माई इंडिया, उसमें सुल्ताना का जिक्र है, जैसा कि उन्होंने बताया। एक पैराग्राफ इन्होंने वहीं से ट्रांसलेट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है, समाज अपराधियों से अपनी रक्षा चाहता है। सुल्ताना अपराधी था जिसका कानून के अनुसार न्यायालय में जो फैसला हुआ, लेकिन मैं उस छोटे से आदमी के लिए अपनी सराहना को रोक नहीं सकता जिसने सरकार की ताकत को 3 साल तक शून्य बनाए रखा और जिसने अपने बहादुर आचरण से उन सबका दिल जीता जो जेल में उसकी सुरक्षा में तैनात थे। मतलब 3 साल तक, जिसको बिहार में कहते हैं ना कि एकदम नाको चने चब्बा दें, बिहार का मुहावरा है कि नाको चने चब्बा दिए। मैं, मेरे मुंह से कुछ और निकलने वाला था, रोक लिया मैंने उसको, जो स्थानीय भाषा में कहते हैं, जो उसने किया। तो ये कन्फेशन है दरअसल, कि उसने 3 साल तक 300 लोगों की टुकड़ी, अंग्रेज उनके साथ, बल्कि एक कहीं आप ही में पढ़ा कि कोई अंग्रेज अधिकारी थे जिन्होंने पूरा साजो सामान, हथियार इकट्ठा करना शुरू किया था सुल्ताना के सफाई के लिए। किसी का जिक्र है कि उन्होंने बहुत तरह के साजो सामान इकट्ठा किए थे उससे काउंटर करने के लिए। तो उसके बाद फिर जो भी फांसी हुई थी। एक तो सुल्ताना की जबरदस्त कहानी है इसमें। तो इसमें जैसे इसमें लिखा है कि जिम कॉर्बेट ने शायद जिक्र किया होगा अपनी किताब में कि सुल्ताना डाकू यहाँ जो फ्रेडी थे, फ्रेडी नाम था ना, उनके दबाव में इलाका से थोड़ा दरबदर हुआ या इधर से कम हुआ जाना, तो पीलीभीत की तरफ गया और गोरखपुर तक धाबे बोले जो आपने लिखा। तो बड़ा सुन के लगता है कहाँ पीलीभीत और कहाँ गोरखपुर। पूरा ये पूरा नॉर्थ इंडिया का काफी था, नहीं मतलब इतना डिस्टेंस कवर करना उस समय में जुड़ा हुआ था। तो घोड़े से लोग चलते होंगे सब? घोड़े थे, घोड़े 300 400 किलोमीटर तक जाते थे डकैती करने। इनके पास घोड़े थे। 300-400 किलोमीटर एक रात में नहीं जाते, नहीं कई दिन में जाते होंगे, इसलिए डेरा लेके ही चलते होंगे ना। तो उस समय सुल्ताना डाकू गैंग में कितने लोग थे? नहीं इसका है करीब 100 से ज्यादा लोग थे, ये तो था ही। जी घोड़े भी थे इनके गैंग में। और जिम कॉर्बेट का क्या रिश्ता है भवाली से? जिम कॉर्बेट से तो मतलब नैनीताल में तो रहते ही थे और यहाँ पे टहलते ही थे। तो ये तो जंगल था, दुबई स्टेट थी अपना, वो तो अपना टहलते रहते थे। तो ये इसमें मारने में जब इनको इस टीम ने अपने दोस्ती में इनको बुलाया यंग साहब ने कि मेरा साथ दीजिए, आप जंगल में रहते हैं, जंगल करते थे शिकार। लेकिन जब अंग्रेज अफसरों से सुल्ताना काबू में नहीं आ रहा था तो शिकारी को बुलाया। ये कहानी है ना। तो वो उनके फिर साथ रहते थे, वो जाते थे ऑपरेशंस में, साथ जाते थे। हाँ सुल्ताना डाकू का फोटो मिल गया। ये देखिए, देखिए क्या ड्रेस है। इसको मैं फोटो एडिट में लगा दूंगा। सुल्ताना डाकू क्या पहना हुआ है, कुर्ता जैसा कुछ है, वो होता है गिरफ्त में है ना, गिरफ्त में, कस्टडी में। ये 1923 का होगा। हाँ 23 का होगा, या उसके पहले नजीबाबाद से भागा, उसके पहले का भी हो सकता है। नहीं वहाँ का नहीं, ये तो गिरफ्त पूरा। अच्छा गिरफ्त का, एक ही बार पकड़ा गया, उसी में फांसी हो गई। फांसी हो गई, एक ही बार गया।